में आज हमारे साथ शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं, जो कि आज हम बात करेंगे रोशन रोही और किरण सिंह को, जो कि अभी रोशन रोही जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि पोस्को एक लगा है और रोशन रोही को बेल नहीं मिलेगा, अब जेल में ही रह जाएगा। उन तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं, जो कि ये इस केस को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और सुलह भी कराए थे। जब पूरा सोशल मीडिया में किरण आई थी, अब बोल रही थी कि हमको रहना है कि रोशन रोही के साथ, तो यही पे मतलब कि आकर के सर है जो कि यही मैनेज कराए थे और सब कुछ मतलब ठीक ठाक चल रहा था, और उस तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है सर। सबसे पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कैसे देखते हैं सर, अभी रोशन रोही पे पोस्को लग गया? अभी पोस्को लगा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये शुरुआती दौर में इन लोगों के बीच में शादी का जो कंडीशन था, दो तरह की बातें हैं। हल केस के संबंध में हम लोग वकील हैं, किसी के व्यक्तिगत झगड़ा के बारे में नहीं बोल सकते हैं। सच्चाई क्या है उस पर भी बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, परंतु एक दो बात अब समाज के अंदर जो चल रही है, जो फैक्ट है उसको समझना होगा कि पहले लोग बंदूक दिखाकर किसी को डराते थे। आज के डेट में ये भी एक प्रवृत्ति चली है, खास करके बहुत सारी लड़कियों का, कि केस का भय दिखाकर वो ब्लैकमेल करने का एक पैटर्न चला है। ये जो पूरा मामला हुआ, नो डाउट इन लोगों के साथ अच्छी दोस्ती थी, लिविंग रिलेशनशिप था, ये सब चीज़ का वो समझौता के दौरान जो बातें हुई इन लोगों में हुई थी। लेकिन ये जिस तरीके से रेप केस का आरोप है, उसके संबंध में पॉस्को लग गया। बहुत लोगों ने उम्मीद किया, और ये बताते हैं कि पॉस्को के लिए, मैं बहुत ज़्यादा मेरिट पे बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत से लोग जो दावे कर रहे हैं कि बेल नहीं मिलेगा पॉस्को में, तो इसी केस के माध्यम से समाज को मैं अवेयर भी करना चाहता हूँ, एक जानकारी के तौर पर, कि कानून क्या कहता है और इसके परिणाम क्या होंगे, वो जान लीजिए, और फिर उसी डंके की चोट पर फिर हम आपसे बात करेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि रोशन को बेल मिलेगा और बहुत जल्दी बेल मिलेगा। तो सर उनके वकील साहब कह रहे हैं कि उस पर नहीं जाएंगे। क्यों मिलेगा? जिसकी जितनी कानूनी समझ है उसी दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, और वो मैं आपको और जनता के सामने उस चीज़ों को रखूंगा। पॉस्को के बारे में समझिए कि जब कोई भी व्यक्ति ये बताता हो कि हम नाबालिग हैं, नाबालिग का उम्र लड़की का 18 से नीचे है, तो उसको आप समझिए कि वो नाबालिग है। तो नाबालिग बच्चे के साथ यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है, अश्लील फोटो का बहुत सारा वो क्राइटेरिया है, इस्तेमाल करता है, गलत इरादे से उसको टच करता है, ये सब धाराएं हैं, तब वो उस पर लगता है। तो इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम लोग कोर्ट में जो बहस करते हैं, जब पॉस्को लग जाता है, तो ये अनुसंधानकर्ता का काम होता है कि आप पहले कोई व्यक्ति कर रहा है, तो आप पहले वाले लॉ में, हालांकि नया वाला लॉ में तो उसको खुद से देखना भी है कि एज का कुछ प्रमाण या देखने से, अगर कोई आदमी, अब जरा एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, पॉस्को के बारे में जो हवा बना हुआ है कि पॉस्को लग गया तो बेल नहीं, पॉस्को लग गया तो बेल नहीं, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र मान लीजिए कि वयस्क है, एक कॉमन कोई नाम ले लीजिए, कोई का नाम मान लीजिए, काल्पनिक नाम हम मैं बता रहा हूँ कि सपोज कि राखी सावंत है। अब वो किसी पर इल्ज़ाम इस तरह का कोई लगाए, मैं ये काल्पनिक नाम, वो किसी व्यक्ति विशेष से मेरा नाम नहीं है जोड़ना, तो ये काल्पनिक मैं बता रहा हूँ कि राखी सावंत नाम की कोई महिला है जो वयस्क है, वो यदि किसी व्यक्ति पर लगा देते आरोप कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, तो क्या पॉस्को लगेगा? और यदि पॉस्को लग गया तो क्या वो मेंटेनेबल है? ये एक समझने की जरूरत है। यानी कि कोई वयस्क व्यक्ति, महिला, यदि बच्चा नहीं है तो ये धारा नहीं लगेगा। यदि पुलिस ने लगा दिया तो वो गलत है, और यही गलती को हम लोग कोर्ट में पकड़ के बताते हैं कि हुजूर ये पॉस्को लगना ही नहीं चाहिए था, ये जल्दबाजी में लगाया गया है, ये जो सरासर गलत है। तो पहला चीज ये देखा जाता है पॉस्को में कि जिस व्यक्ति का के बयान के आधार पर जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उनका उम्र क्या है। 17.5 बरस बताया जा रहा है किरण। उनके मौखिक कह देने से नहीं होगा, उम्र का जब कभी भी जिक्र होगा तो स्कूल का कोई सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र पहला प्रायोरिटी है, कि स्कूल में आधार कार्ड का भी नहीं माना जाता है। स्कूलिंग जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात मैं बता रहा हूँ, उसको देखा जाता है। दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है। अब मेडिकल रिपोर्ट आप चाहेंगे कि हम कैमरामैन को क्या आपका दिखा दे, छोटा सा चीज मैं दिखा रहा हूँ इस केस के बारे में।
अन्य चीज पर तो बाद में जाएंगे। आप देखिए कि जरा मेडिकल जो किया वो उसका एज का, जो कि आज के डेट में विज्ञान इतना डेवलप कर गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो है एज बहुत आसानी से निर्धारित करके बताया जा सकता है कि किसकी एज कितनी है। तो ये जो एक्ट है अभी जस्ट हम दिखा रहे हैं कि कहाँ से एज का है। और भी बहुत सारे चीजें हैं जिस पर मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। हमको है कि यदि किसी भी व्यक्ति पर आरोप यदि गंभीर नेचर का लगाया जाता है तो किसी के का 1 मिनट स्टॉप करना चाहे तो कर दीजिए, लेकिन हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं एज के बारे में। हाँ, यहाँ देखिए, ये देखिए, नाम नहीं चलाना होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसलिए नाम का जिक्र नहीं करिएगा। इसमें देखिए खाली कि एज का दिया है, यहाँ पे हम पढ़ देते हैं। ये जो है यहाँ पर देखिए, इनका जो है इन बिटवीन 19 से 20 ईयर्स, आप समझ गए। डॉक्टर का ये कहना है कि 19 से 20 साल, ये आप देखिए। तो क्या 19 और 20 साल का व्यक्ति कोई नाबालिग है? नहीं। तो क्या पॉस्को लगेगा? नहीं लगेगा। तो उसको बेल क्यों नहीं मिल सकता है? तो ये जो समझ जिनको नहीं है कि पॉस्को लग गया, यही चीज देखना होता है। अब बेल का स्तर होता है, ये जो चीज मैंने आपको कहा, आप भी सहमत हुए, ये मेडिकल का बात है। इसका किसी भी स्कूल में जो पीड़िता है, इसका किसी भी स्कूल में जो नाम है, उसके आधार पर भी ये नाबालिग नहीं है जिस दिन का ये घटना बता रही है। तो ऐसे परिस्थिति में अनुसंधानकर्ता का एक कर्तव्य ये भी बनता है कि आप एडवर्स इन्वेस्टिगेशन करके कि कहीं वो झूठा मुकदमा का भय दिखाकर व्यक्ति को परेशान करने का इरादा तो नहीं है। यदि इसका कंप्लेन होगा तो उल्टा 211 का पुराना जो सीआरपीसी था उसके अंतर्गत यदि आप झूठा मुकदमा का भय दिखाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होती है। मतलब कि जो केस किया हुआ है वो किसी कानून की बात वही वो कानूनी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में, कोई महिला सपोज कि आपके ऑफिस में आए और आपके ऑफिस में और वो अपना वस्त्र को अपने से फाड़ ले और बोले कि मैं आपको फंसा दूंगी, और वो जाके एफआईआर करवा देती है जिसमें आपकी जगहसाई होती है और आप पर ये लगता है कि इन्होंने वो बुरे नियत से उसके दुष्कर्म करने के नियत से किसी का वस्तु का हरण किया। लेकिन उस ऑफिस में सपोज कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसके अवलोकन से पता चला कि पूरा एपिसोड तो ये जानबूझ के अपने से कपड़ा फाड़ी थी। तो उस महिला के खिलाफ 211 के धारा के अंतर्गत सीआरपीसी का जो है उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। उल्टा मुकदमा चलता है उस पर कि आपने इतना बड़ा किया। तो ये जो चीजें हैं, लोग आनन फानन में केस को बना देना, वो चीज नहीं। कानून को आप जो जज साहब होते हैं, कहा जाता है कि एक जज साहब को 30 राजा इतना बुद्धि होता है। 30 को राजा को, एक राजा को राज चलाने के लिए कितनी बुद्धि की आवश्यकता है। और हाई कोर्ट में जो जस्टिस साहब है, कहा जाता है कि 30 राजा का इतना बुद्धि होता है। यहाँ आते आते आप सारा चीज आपका पर्दाफाश होगा। तो ये जो मेरिट की बात है, केस के संबंध में आप जान लीजिए दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसका भी नहीं, कोर्ट को सबसे कोई लेना देना नहीं है। एफआईआर में क्या आया और रिपोर्ट क्या बता रहा है डॉक्टर का, उसी से मतलब है। सामाजिक दृष्टिकोण से पंचायती होगा, फैक्ट पर बात किया जाएगा, वो अलग मामला है। परंतु इस मुद्दे पर जब कभी भी बातें आएंगी तो आप समझिएगा कि वो एफआईआर सिंपल कुछ नहीं दिखाना है। इसमें बेल इनका हो रहा था, वास्तविक बात ये है। डायरी कॉल फॉर हुआ था हाई कोर्ट में, एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग था। डायरी में यही चीज दिखाना का था, जैसे आप कन्विंस भी हो गए। और नंबर ऑफ केसेस आपको जजमेंट हम दिखा रहे हैं। ये इस केस में एक नहीं अनेकों जजमेंट है। देखिए जिसमें देखिए 376 आप दिखाइए, ये दूसरा केस है। ये उदाहरण है 376/34 प्रीटेक्स्ट ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, माने शादी का जहाँ शादी का आरोप था। और अंत में खाली पढ़ के आप देख लीजिए जिसमें बेल मिला है इनको, ठीक है। और एंटीसिपेटरी कंसीडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास इन द केस ऑफ अंसार मोहम्मद, जो भी है, लेट द अबव नेम पेटिशनर इन द इवेंट ऑफ देयर अरेस्ट और सरेंडर बिफोर द लर्नेड कोर्ट बिलो विद इन ए पीरियड ऑफ 6 वीक, उनको जो है सो बेल दे दिया गया। तो ये इसमें भी आपका वही धारा है। एक और दूसरा केस आप देखिए जिसमें जो है सो इसमें डीएनए टेस्ट भी हुआ था और वो प्रेगनेंसी का भी दिखाया था, लेकिन वहां पर वो दिखाया कि आप म्यूचुअल कंसेंट से आप संबंध बनाए, बाद में उसको आप बता रहे हैं कि ये रेप है, तो वो नहीं चलेगा। इसमें भी बेल मिला। इसके अलावा और भी केस है जजमेंट का, वो तो नंबर ऑफ जजमेंट हमने बना के रखा है इसमें। तो वो जो आप देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है केस क्लियर कट केस पॉस्को का नहीं बनता है, और इसीलिए उनको बेल जो है सो बहुत आसानी से मिलेगा, रेगुलर बेल।
और इसीलिए बहुत लोग जो कहते हैं कि बेल नहीं मिलेगा, ये नहीं, ये अज्ञानता है। ये जो पैटर्न है कोर्ट का, कोर्ट न्यायपालिका यही देखती है कि इल्जाम जो लगाया, तो मान लीजिए ये डब्बा है, डब्बा में हम कह रहे हैं कि ये सपोज कि ये डब्बा है, उदाहरण समझिए, और इस डब्बा में हम कह रहे हैं कि बम है, तो कह देने मात्र से तो नहीं होगा। जज साहब खोल कर देख रहे हैं डब्बा में, तो भाई बम तो नहीं है, तो उनको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल। तो वही बात है कि ऊपर से कवर कर दिए पॉज को, पता चला कि नहीं ये तो व्यक्ति वयस्क है, यही चीज जज साहब को दिखा देना है, ले लेना है। तो ये जो डर और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। हाँ, घाटा तो हुआ उसको। प्रोसीजरल पनिशमेंट हम लोग के यहाँ एक टर्म है, प्रक्रिया ही सजा है। अगर वो प्रक्रिया के बाद 12 साल 13 साल ट्रायल फेस करता है, लोग वहाँ पर कोर्ट में जाता है, अभी जेल में गया, 1 महीना बाद बेल ही मिल गया, बाद में उसको बाइज्जत बरी हो गया, कोर्ट ने कहा कि आप निर्दोष हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जो 1 महीना 1.5 महीना जेल में रह गया, उसका वो पल लौट के आएगा? जो समाज में जग हंसाई हुई वो क्या लौट के आएगा? तो ऐसे परिस्थिति में इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब इनको एक रीट फाइल करने की बात चल रही है कि जो एसपी साहब इसमें अरेस्ट किए हैं, क्या पहला उनका कर्तव्य बनता है अनुसंधान के दौरान कि आप एज का वेरिफिकेशन कर लीजिए। प्रथम दृष्टया खास करके पॉस्को का एक बहुत पर्पस था इस एक्ट को लाने का। तो वो जो एसपी साहब जो होते हैं कंसर्न, उनका प्रथम दायित्व बनता है कि पॉस्को में आप जब तक एज का आप वेरिफिकेशन नहीं कर लेते हैं, और डॉक्टर का ओपिनियन का भी था, जो डायरी उन्हीं के आईओ के द्वारा लिखा गया है, उसमें बता रहा है कि ये मेजर है। फिर लिविंग रिलेशनशिप की बात होती है, एफआईआर में बताता है कि लिविंग रिलेशनशिप है। तो ये गिरफ्तारी ही जल्दबाजी में की गई है, और जब कोई काम जल्दबाजी में होता है तो उस पर बहुत सारे सवाल खड़े आप होने लगते हैं कि आखिर जल्दबाजी में क्या है। कोई नहीं जानता कि कितने लोग विजिलेंस में देखे होंगे, पुलिस के बारे में कई बार संदेह लोग व्यक्त किया है, कितने पुलिस ऑफिसर हैं जो विजिलेंस के द्वारा घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। तो एसपी साहब की दायित्व तो में और बन जाती है कि भाई पॉस्को का मैटर नहीं बन रहा है, तुमने एफआईआर पॉस्को में लिखवा दिया, जो विक्टिम है उसका एज का बता रहा है मेजर है, जल्दबाजी में सुपरविजन में तुमने कैसे आदेश दे दिया उसको गिरफ्तारी का, जबकि हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग है। तो अनियमितता का जब ये फेयर इन्वेस्टिगेशन का रीट फाइल होगा हाई कोर्ट में, तब उसका बेल तो अभी मिल जाएगा, बेल में उतना इंतजार नहीं करना है, लेकिन जब ये फेयर इन्वेस्टिगेशन का रीट फाइल होगा और जब ये बातें तथ्य में आएगी, तो उसके लिए जो भी कंसर्न ऑफिसर्स होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ये इस केस के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पॉस्को में बहुत सारे, चूंकि ये जीवन का जो आदमी जेल में जाते हैं जिनके ऊपर केस होता है, जो इस चीज़ को देखिए एक चीज़ और है कि झूठा जो व्यक्ति होते हैं, तो दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, इस सिद्धांत पे कार्य होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लड़कियां गलत हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे लड़के अच्छे हैं, परंतु समाज में कई जगह आप देखेंगे कि लड़कियां पहले बंदूक दिखाकर, भाई दिखाता था, लोग डर से दे देते थे पैसा, बंदूक दिखाया पैसा लॉट पॉकेट से देता था। आज के डेट में बहुत लोग कि रेप केस में फंसा देंगे, इसका केस का भय बंदूक की तरह दिखाकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोगों का जब पर्दाफाश कोर्ट में होगा तो थोड़ा वक्त लगता है, सच्चाई से बातों को रखने में टाइम लगता है। तो मेरा अपना, अभी तक बहुत सारे लोग अपने अपने बयान दे रहे थे, मैं जब भी, मेरा एक सिद्धांत है कि जब कभी भी बात करता हूँ पूरे तथ्य के साथ बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ। मैंने कहा बेल मिलेगा, तो क्यों मिलेगा, मैंने रीजन दिखाया कि देखिए एज का प्रमाण ये है, पॉस्को ये लगा है, 376 में मेडिकल का बात, अब रेप होगा किसी के साथ तो उसमें मेडिकल का बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करेंगे आप, तो उसको केवल उसके शरीर पर नाखून का निशान होगा, चोट, चूंकि वो विरोध करेगी, एक उसके जबरदस्ती करेगा, पटकेगा, चोट लगेगा। जबरदस्ती यदि किसी के साथ शारीरिक संबंध होगा तो उसके शरीर पर कहीं ना कहीं नुछार का, नाखून का इत्यादि का निशान होगा। तो मेडिकल में इसीलिए भेजा जाता है कि जब कभी भी किसी पीड़िता के साथ रेप हो तो उसके अंग का निरीक्षण किया जाता है। तो मेडिकल रिपोर्ट में लिखते हैं कि इनके अंग का निरीक्षण किया गया, यहाँ नाखून का निशान, यहाँ रगड़ा हुआ निशान, जो निजी अंग है वहाँ का क्या निशान, इत्यादि चीज़ों का वो रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं। इस में अभी आपको बताना चाहेंगे, इस केस के डायरी में मेडिकल का जहाँ पर जिक्र होगा, अभी मेरिट पर बहस करना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कोई इस तरह का निशान नहीं है, डिनायल है, और मेडिकल एज के प्रमाण पत्र में वो है।
तो भाई जब कोई भी आदमी, जब इतने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम इल्जाम लगाए, लेकिन इल्जाम लगाना और किसी को कह देना वो अलग मामला है। बहस के टाइम में उसी में से हमको उसके बाहर क्या क्या कहानी वो नहीं देखना है, कागज पर क्या आया उसी के संबंध में हम लोग को बात करना है। ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आप केस कर दिए, बाद में फिर रहने लगे, फिर छोड़ दिए, फिर झगड़ा किए, फिर आ गए, और एक व्यक्ति का इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। तो वो तथ्यात्मक मैंने बात कहा, और इसीलिए मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। आप देखेंगे लोअर कोर्ट में भी मुझे उम्मीद है 50-50 चांस उसको बेल मिल जाना चाहिए। अगर इन केस नहीं मिलता, क्योंकि वो देखिए साइकोलॉजी होता है, ये पैटर्न की बात है। लोअर कोर्ट में खास करके मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कहा जाता है, हम लोग अनुभव के आधार, मैंने उन का कोई अवहेलना की बात नहीं, लेकिन सामान्यतः धारा देख के डर जाते हैं, मूड ही नहीं करता, चूंकि उनको लगता है कि 376 है, पॉस्को है, उनका व्यू होता है कि इसको हमको भाई नहीं देना है, तो वो डब्बा को खोलना ही नहीं, धारा देखा, अंदर का मटेरियल नहीं देखा जाता है। सेशन न्यायालय का जो व्यू होता है वो चार्जशीट देखा कि FIR 376 में है, और चार्जशीट, यदि चार्जशीट का मतलब फाइनल रिपोर्ट वो मान लीजिए आ गया 354B में, तो चार्जशीट के आधार पर वो करते हैं। वो भी मटेरियल को इतना जितना मैंने कहा उसको ऑब्जर्वेशन जनरली नहीं करते हैं। हाई कोर्ट एक एक चीज का पोस्टमार्टम टाइप का, जिस तरह से नहीं होता, एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि यदि न्यायालय वहां पर बढ़िया से प्लेसिंग होगा, अधीनस्थ न्यायालय जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहां पर बेल मिल जाना चाहिए। अगर यदि वहां पर कन्विंस करने में असफलता मिलता है तो हाई कोर्ट में आने में बेल में इस तरह के केस में जरा सा भी संदेह मात्र नहीं होता है। माने वो मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, इसीलिए वो बहुत जल्दी आपको, मुझे लगता है कि रोशन विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम इस केस से मुक्त होंगे। सारी बात आप लोग समझ गए होंगे, बड़ी बारीकी से सर समझा दिए और सारे सवालों का आपका जवाब मिल गया। और सर जो है ना भविष्यवाणी जो कर देते हैं, हमने कई केस में देखा, तो एकदम सत्य और निश्चित हो जाता है। तो रोशन रोही जल्द निकलेंगे। लेकिन सर एक सवाल है, उस टाइम जब वो लगातार मीडिया में आ रही थी, बोल रही थी कि हमको रहना है रोशन रोही के साथ में, उसके उस तहत आपके पास आए थे, आप समझौता किए थे, क्या कुछ हुआ था थोड़ा बताएंगे सर? देखिए, वो पिछली बातों का जब समझौता के दौरान प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मतलब कि जब आप बंद कमरे में कोई वाइफ और हस्बैंड के बीच में पंच की भूमिका में होते हैं, तो उस टाइम पति भी बहुत चीज़ पत्नी को कहता है, पत्नी भी बहुत चीज़ पति को कहता है। तो ये एक्सट्रीम गोपनीयता और ये एक दूसरे पर प्रिविलेज का मतलब उसको एक समझिए विशेषाधिकार होता है। कितना भी बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, घर में पत्नी के सामने वो पति होता है, और पति पत्नी के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जहाँ निवस्त्र भी हो जाता है लोग, एक जहाँ ओपन बातें होती हैं। और उस बातों को यदि लोग पब्लिकली बोलने लगे तो ये वकालत धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए उस दौरान क्या बातें हुई, उस चीज को बोलना ये धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं आप लोग जरूर बताइएगा हमारी बातचीत, हमारी वीडियो के बारे में। और रोशन रोही मतलब जल्द मतलब कि जेल से बाहर होंगे। धन्यवाद।